हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो कि क्या किन के लिए चल रही थी, 12th वाले जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए चल रही थी। तो आज यूनिट है 5 और उसका जो हमारा सब्जेक्ट का नेम क्या था, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो मत्स्य पालन प्रबंधन यानी फिशरीज मैनेजमेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक क्या है, अभी तक हमने एनिमल हस्बेंड्री की 4 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा हो, तो पुरानी क्लासेस को जरूर से जरूर देख लें। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 की। और सब्जेक्ट कौन सा चल रहा था, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ठीक है। जिसमें आज का टॉपिक है मत्स्य पालन प्रबंधन या फिशरीज मैनेजमेंट, ठीक है। और आपसे एक जरूरी बात कि जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात करते हैं आज आगे, ठीक है। देखते हैं आज क्या रहने वाला है। हाँ, आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जिन भी स्टूडेंटों का सपना है, क्या है, जिन भी स्टूडेंटों का सपना है कि मैं अपना ग्रेजुएशंस कहाँ से करूं, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करूं, तो उनके साथ हमारा सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट साथ में है, ठीक है। तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ क्रैश कोर्स चालू होने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के होने वाले हैं क्रैश कोर्स, तो पीएटी के लिए होने वाले हैं। पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, ठीक है। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अब बीएचयू बनारस हिंद यूनिवर्सिटी, इनके लिए हमारे यहाँ सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा क्रैश कोर्स चालू होने वाले हैं। कब से चालू होने वाले हैं, 7 मार्च 2024 से चालू होने वाले हैं। यह क्लास कैसी रहेंगी, यह क्लास कैसी रहेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में रहने वाली हैं। और यह क्लास कैसी रहेंगी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ सकते या कुछ कारण होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल रहेगा, आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल। तो बात करते हैं, यदि आपको कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए हो, तो नीचे नंबर 2 नंबर दिए हुए हैं। एक एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। दोनों नंबर को क्या कर लेना, दोनों नंबर से कॉल कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे, या इस वाले नंबर पे या इस वाले नंबर पे। यदि अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी फीस क्या रहेगी, कब स्टडी मटेरियल क्या क्या मिलेगा, हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है, वो इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। समझ में आया इन्फॉर्मेशंस। अब आपका काम क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और दोस्तों को बताना कि चलो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यहाँ चलते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को चालू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। स्टार्ट करें हम आज की क्लास को, देखते हैं, ठीक है। आज देखो क्वेश्चन के हिसाब से लाया हूं, ठीक है। पहले क्या सिस्टम रहता था कि किस यूनिट से कितने नंबर का आने वाला है ये पता रहता था, और ये पता रहता था कि ऑब्जेक्ट आने वाले हैं कि 2 नंबर का आने वाला है। लेकिन इस वर्ष ये निर्धारित नहीं है, ठीक है। तब उसके अनुसार हम कैसे क्वेश्चन लाए हैं कि जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसी के अनुसार हमने क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक। बात करें पहले क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चंस क्या है, रोहू मछली की 2 विशेषताएं लिखिए। जो रोहू मछली होती है, मछलियां बहुत सारी हैं, जैसे कतला है, रोहू है, बहुत सारी हैं, कैटफिश है, जितनी भी प्रकार की मछलियां हैं, ठीक है। तो रोहू मछली की 2 विशेषताएं लिखिए। तो रोहू मछली की कौन कौन सी विशेषता है, देखें, ठीक है। तो पहला है, रोहू मछली का मांस स्वादिष्ट होता है।
रोहू मछली का मांस क्या होता है? रोहू मछली का जो मीट होता है, मांस होता है, वो क्या होता है? अधिक स्वादिष्ट होता है। बात करें आगे, दूसरी विशेषता क्या है? इसका वजन एक वर्ष में 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वजन कितना हो जाता है? एक वर्ष में, एक ईयर में 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक हो जाता है। बात करें आगे, तो ये क्या हो गया? रोहू मछली की दो विशेषताएं हो गई। अब इस तरह कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में? जैसे वहां पे पूछा रोहू मछली की विशेषताओं को लिखिए, तो रोहू मछली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? पहली हमने डाला रोहू मछली का मांस स्वादिष्ट होता है। दूसरा हमने डाला इसका वजन एक वर्ष में 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक हो जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? मछलियों के कोई दो रोगों के नाम लिखिए। जो मछलियों में होने वाले रोग हैं, कोई दो रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, हम यहाँ पे दो रोगों के नाम लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि यही भर रोगों के नाम लिखना है, आप अदर भी रोगों के नाम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना है? मछलियों के दो रोगों के नाम लिखिए। बात करें, देखो पहला नाम क्या है? ड्रोप्सी। मछलियों में एक डिसीज देखने को मिलती है या रोग होता है, कौन सा? ड्रोप्सी। दूसरा डिसीज की बात करें, दूसरा है हमारा गिल रॉट, जिसे गल फड़े सड़ना कहते हैं। मछलियों की दो डिसीज की बात करें, कौन कौन सी हैं? पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा ड्रोप्सी। क्या है? ड्रोप्सी। और दूसरा हमारा क्या है? गलफड़ों का सड़ना, या जिसे गिल रॉट कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बात करें अगले क्वेश्चन की। ठीक है, बात करते हैं अगले अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा मत्स्य पालन के चार महत्व लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जो मत्स्य पालन है, मछली पालन है, उसके चार महत्व लिखिए। क्या? चार इंपोर्टेंट्स, यानी 4 इंपोर्टेंट्स लिखिए। तो पहला महत्व देखते हैं, कैसा लिखोगे? मत्स्य पालन के निम्नलिखित महत्व होते हैं। कैसा क्वेश्चन लिख सकते हो? क्वेश्चन वहां पे आया कि मत्स्य पालन के चार महत्व लिखिए, तो मत्स्य पालन के चार महत्व निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से? बात करें, पहला महत्व, मत्स्य पालन से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अब मछली पालन किया, जिसमें घर के बहुत सारे लोगों को क्या हो गया? उससे रोजगार प्राप्त हो गया। तो मछली पालन से क्या होता है? कुछ लोग उसको पकड़ने वाले होंगे, कुछ लोग उसको ले जाने वाले होंगे, कुछ लोग उसको बेचने वाले होंगे। तो इस तरह क्या हो गया? बहुत सारे लोगों को क्या हो गया? मछली पालन या मत्स्य पालन से रोजगार प्राप्त हो गया। बात करें अगले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है देश में उपलब्ध जल संसाधनों का मत्स्य पालन में उपयोग कर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देश में उपस्थित जल संसाधनों का उपयोग करके उसमें क्या मछली पालन करके अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? मत्स्य पालन के द्वारा आहार का प्रमुख अवयव प्रोटीन को सरलता से उपलब्ध कराया जा सकता है। आपको भी पता है कि मछली में अच्छी प्रोटीन पाई जाती है। कोई भी डॉक्टर है तो जो बीमार लोग होते हैं उनको अधिकतर कहता है कि आप मछली का सेवन करिए, प्रोटीन की कमी है, कुछ भी है तो क्या है, तो ये इसमें पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है कि मत्स्य पालन के द्वारा आहार का प्रमुख अवयव प्रोटीन को सरलता से उपलब्ध कराया जा सकता है। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? मत्स्य की विदेशों में बहुतायत बहुतायत से मांग होने के कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का प्रमुख व्यवसाय बन सकता है। इसमें अगले पॉइंट में क्या कह रहा है? मत्स्य की विदेशों में मत्स्य की विदेशों में बहुतायत से मांग होने के कारण
विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का प्रमुख व्यवसाय हो सकता है। मछली पालन से क्या कर सकते हैं? हम मछली पालन को विदेशों में भेज सकते हैं और विदेशों से क्या कर सकते हैं? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? हमारे देश की आय में सुधार होगा। ठीक है? और लोगों के जो रहन-सहन में हैं, उनके स्तर में भी सुधार हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चंस की, क्या समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, तालाब में ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर मत्स्य को बचाने के लिए त्वरित क्या उपाय अपनाने चाहिए? कोई 4 उपाय लिखिए। यदि तालाब में ऑक्सीजन O2 की कमी हो जाती है, तो हमें कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो बात करें कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए, तो उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय क्या है? परपूरक एवं उर्वरकों का प्रयोग पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। जो परिपूरक आहार है, उसका एवं फर्टिलाइजर का उपयोग पूर्णतः बंद कर देना या सॉरी तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। जो परिपूरक एवं फर्टिलाइजर उर्वरक हैं, उनका प्रयोग पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, जिससे मछलियों को क्या ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, तालाब के जल को हिलाना चाहिए। यदि तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, तो तालाब के जल को क्या करना चाहिए? हिलाना चाहिए। अब कैसे हिला सकते हैं? आप नाव वाव उसमें डाल दीजिए, तो उसके द्वारा तालाब का पानी हिलता रहेगा, जिससे उसमें क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या करना चाहिए? दूसरा पॉइंट, तालाब के जल को हिलाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? तालाब में ताजा जल भरना चाहिए। देखो पुराना जल है, आपको भी पता है कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2 होता है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन जुड़ा होता है। यदि देखो तालाब में पानी भरा है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिससे हम ताजा जल भर देंगे, ताजा H2O भर देंगे, मतलब जल भर देंगे, तो क्या हो जाएगा? मछलियों को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, उसको रोका जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं? तालाब में ताजा जल भर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट बात करते हैं, तालाब में K2MnO4 अथवा 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चूने का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है? पोटेशियम परमा परबगमेंट। क्या होता है? पोटेशियम परगमेंट। ठीक है। तो अथवा 200 किलोग्राम चूने का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पांचवा क्वेश्चन रहने वाला है। देखो इस यूनिट से चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है। तो जिनको आसानी से कर लेना है। ठीक है। चाहे इससे 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर, 4 से ज्यादा एक यूनिट से पूछना नहीं है। ठीक है। मतलब 4 नंबर से क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं मिलेगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगी 6 नंबर का। 4 नंबर का ही अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है? तो बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? परिपूरक आहार के प्रमुख गुण लिखिए। क्या लिखना है? जो हमारा परिपूरक आहार है, उसके प्रमुख गुण लिखिए। तो उसके निम्नलिखित गुण हैं। पहला बात करें, पहला पॉइंट क्या है? परिपूरक आहार मछलियों के पाचन योग्य होना चाहिए। जो परिपूरक आहार है, कैसा होना चाहिए? मछलियों के पाचन योग्य होना चाहिए। अर्थात परिपूरक आहार को मछलियां आसानी से पचा लें, ऐसा आहार होना चाहिए। समझ में आया क्या? जो परिपूरक आहार है, ऐसा आहार होना चाहिए जिसको मछलियां क्या करें? आसानी से पचा ले। बात करें अगले पॉइंट की, देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? दूसरा,
परिपूरक आहार मछलियों के शरीर के निर्माण में अधिक अधिक हो। क्या हो? परिपूरक आहार जब मछलियों का क्या हो रहा है, शरीर का निर्माण हो रहा है, उस समय अधिक हो। ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। परिपूरक आहार में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हों। जो परिपूरक आहार है उसमें संतुलित मात्रा में क्या हो, पोषक तत्व उपस्थित हो। मतलब संतुलित मात्रा में, जैसे जितने नाइट्रोजन सॉरी जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, जितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, जितनी फैट की आवश्यकता है, एक संतुलित मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, एक समान मात्रा में उपस्थित हो। बात करें अगले पॉइंट की, तो बात करते हैं अब अगला अगला टॉपिक क्या है इसमें। देखो लिखा था वह प्रकार लिखिए। तो जो परिपूरक आहार है, परिपूरक आहार दो प्रकार का होता है। मछलियों को दिए जाने वाले परिपूरक आहार को दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार का होता है? जो परिपूरक आहार है वह हमारा दो प्रकार का होता है। पहला वनस्पति वनस्पति मूल के आहार। वनस्पति जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या फसलों के अवशेषों से या फसलों के बाई प्रोडक्ट होते हैं, वनस्पति हो गए। एक होता है जंतु जंतु मूल के आहार और एक होता है वनस्पति मूल के आहार। पहला क्या हुआ? पहला हुआ हमारा वनस्पति मूल के आहार, दूसरा क्या हुआ? जंतु मूल के आहार। अब कोई आपसे पूछता है कि परिपूरक आहार कितने प्रकार का होता है, तो परिपूरक आहार दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक वनस्पति मूल मूल आहार और दूसरा जंतु मूल आहार। बात करें वनस्पति मूल आहार में कौन कौन से आ सकते हैं, तो पौधों की पत्तियां आ सकती हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से या पेड़ पौधों के अवशेषों से या फसलों के बाई प्रोडक्ट से जो मिलता है वह वनस्पति में आएगा। ठीक है, तो पौधों की पत्तियां हो गई। दूसरा क्या हो गया? घास कंद हो गया, घास या कंद मूल हो गया। अगला क्या हो गया? विभिन्न प्रकार की खलियां हो गई, जैसे बाई प्रोडक्ट किसी के, जैसे आपने ऑयल निकालना है सरसों का, मैंने मस्टर्ड का ऑयल निकाल लिया, उससे जो बाई प्रोडक्ट हमें केक मिलता है, मस्टर्ड केक जिसे मस्टर्ड खली बोलते हैं, उसका भी हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं या उसे प्रकार कहते हैं। ठीक है, तो वनस्पति मूल के आहार तो पौधों की पत्तियां हैं, घास के कंद मूल हैं और विभिन्न प्रकार की खलियां हैं। मूंगफली की खली हो गई और सूरजमुखी की खली हो गई और सरसों की खली हो गई। बहुत सारी प्रकार की, जैसे अलसी की खली हो गई, तिल की खली हो गई, बहुत सारे प्रकार की खलियां हैं। ठीक है, बात करते हैं जंतु मूल के आहार। तो जंतु मूल के आहार कौन कौन से हैं? जैसे रेशम कीड़ों के प्यूपा, मछलियों का चूरा। ठीक है, रेशम कीड़ों के प्यूपा, मछलियों का चूरा। ठीक है, ताजा मांस खिला सकते हैं और मुर्गियों के अंडे आदि। ये क्या हैं? ये हो गए हमारे जंतु मूल के आहार। समझ में आया क्या? आहार के परिपूरक आहार के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं? अब परिपूरक आहार हमारे कितने प्रकार का होता है? क्या इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ना? बात करते हैं आगे। ठीक है, और हाँ, यदि वीडियो देखा करते हो तो लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या होता है? एक जहर के समान होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है मछली पालन हेतु तालाबों के नाम लिखिए। जो मछली पालन है उसके लिए तालाबों के नाम लिखिए। तो पहला, तालाबों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा है? नर्सरी तालाब है। दूसरा कौन सा है? पालन तालाब है। और तीसरा है संचय तालाब। मछली पालन के तालाबों के नाम लिखिए। तो पहला तालाब कौन सा है? पहला तालाब है हमारा नर्सरी तालाब। दूसरा क्या है? पालन तालाब। और तीसरा क्या है? संचय तालाब। क्या आप बता सकते हो कि क्वेश्चन में वहां लिख के आया कि मछली पालन के तालाबों के नाम लिखिए, तो क्या आप लिख सकते हैं क्या? यस या नो लिख सकते हैं ना? कि मछली पालन के जो तालाब होते हैं, जैसे नर्सरी तालाब, दूसरा पालन तालाब और तीसरा संचय तालाब। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या है?
मत्स्य बीज खरीदते समय रखी जाने वाली कोई दो सावधानियां लिखिए। यदि हम मत्स्य बीज, ठीक है, जो मत्स्य बीज खरीदते हैं, छोटे छोटे बच्चे खरीदते हैं, तो उनके खरीदते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में आप लिखिए। ठीक है, तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानियां निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला, मछली बीज प्रजाति के आधार पर शुद्ध हो। मछली बीज क्या हो? प्रजाति के आधार पर शुद्ध हो। ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरी प्रजाति ले रहे हैं और इस उसमें किसी दूसरी प्रजाति के भी क्या मिले हुए हैं? मत्स्य बीज मिले हुए हैं या छोटी छोटी मछलियां मिली हुई हैं। समझ में आ रहा है क्या? मत्स्य बीज खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? इसके लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, पहला क्या है? मछली बीज प्रजाति के आधार पर शुद्ध होना चाहिए, मतलब उसमें किसी दूसरी प्रजाति के क्या मत्स्य बीज नहीं मिले होना चाहिए। बात करें अगले पॉइंट की, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? दूसरा, मछली बीज संबंधित क्षेत्र में वृद्धि करता हो। जो मछली बीज है वो जिस क्षेत्र के लिए लिए जा रहे हैं वहां पर वृद्धि करने वाला हो, मतलब एडॉप्ट करने वाला हो। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से उसको ले गए, हमारा एनवायरमेंट में ही वह क्या नहीं कर पा रहा, एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे क्या होगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मछली बीज संबंधित क्षेत्र में वृद्धि करता है। मछली क्या करता है? मछली बीज संबंधित क्षेत्र में वृद्धि करता हो। समझ में आया? बात करते हैं अगले पॉइंट की। तालाब के आहार के अनुपात में पर्याप्त संख्या में हो। तालाब के आकार के अनुपात में, सॉरी 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 मैंने आहार बोल दिया। तालाब के आकार के अनुपात में पर्याप्त संख्या में हो। जैसे तालाब हमारा बड़ा है तो उसमें क्या होना चाहिए? जो मत्स्य बीज है अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तालाब छोटा है और मत्स्य बीज हम अधिक ले आए, तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए? आकार तालाब का पर्याप्त होना चाहिए। क्या समझ में आया? क्या मत्स्य बीज खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? क्या इसमें दिक्कत है क्या किसी को? है या नहीं? नहीं है ना? देखते हैं आगे, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चंस क्या है? भारत में पालने योग्य मुख्य मछलियों के नाम लिखिए, अथवा शाकाहारी एवं मांसाहारी मछलियों के पांच पांच नाम लिखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत में पालने योग्य मुख्य मछलियों के नाम लिखिए, अथवा शाकाहारी एवं मांसाहारी मछलियों के पांच पांच नाम लिखिए। ठीक है, समझ में आया क्या? बात करें आगे, देखते हैं। तो उसके नाम निम्नलिखित हैं। पहला, चार टाइप में बना लेना। वैज्ञानिक नाम हो गया, दूसरा स्थानिक नाम हो गया, और तीसरा उसके भोजन की प्रकृति हो गई कि वह शाकाहारी है मांसाहारी है जो भी है। ठीक है, तो पहले मछली की बात करते हैं, एनाबस टैसा ट्यूनियस। क्या? एनाबस टैसा ट्यूनियस। इसका स्थानीय नाम क्या होता है? केवई होता है। और यह कैसा है, कैसी मछली है? मांसाहारी होती है। समझ में आया क्या? पहली मछली क्या है? एनाबस टैसा ट्यूनियस है। उसका स्थानीय नाम क्या होता है? केवई होता है। उसकी जो भोजन की प्रकृति है वह कैसी है? मांसाहारी प्रकृति की होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगली कौन सी मछली है जिसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वो उसके स्थानीय नाम है। तो दूसरा, दूसरा कौन सा है? एनुला बैन गे लॉन्सिस। क्या है? एनुला बैन गे लॉन्सिस। इसका स्थानीय नाम क्या होता है? ईल, मीठे पानी की मछली। ठीक है, क्या होता है? मीठे पानी की मछली। और यह भी क्या होती है? मांसाहारी होती है। बात करें आगे, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरी मछली का साइंटिफिक नेम क्या है? तो एरिसाइटी इक्थी इक्थीसियस, एरिसाइटी इक्थियस नोबिलस। क्या होता है? एरिसाइटी इक्थियस नोबिलियस।
यह क्या होता है? स्थानीय नाम क्या होता है? बड़े सिर वाली कार्प। क्या होता है? बड़े सिर वाली कार्प। अब इस यह भोजन की उसकी प्रकृति क्या होती है? जंतु प्लवक हारी होती है। क्या होती है? जंतु प्लवक हारी होती है। बात करें अंगले की, तो अंगली मछली का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैरीसियस। क्या होता है? कैरीसियस, कैरोसियस, कैरे कैरेसियस और कैरोसियस। कैरेसियस, कैरोसियस, उसका स्थानीय नाम क्या होता है? गोल्डन कार्प होता है। यह भी क्या होती है? जंतु प्लवक हारी होती है। बात करें अंगले मछली की, तो अंगली मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्लेरियम बैट रैकस होता है। क्या होता है? क्लेरियम बैट रैकस होता है। यह स्थानीय नाम क्या होता है? मांगुर होता है। यह कैसी मछली होती है? मांसाहारी होती है। कैसी होती है? सॉरी, मांसा कीटहारी होती है। क्या होती है? मांसा कीटहारी होती है। बात करें अंगली, अंगला है हमारा कतला। कतला कतला, उसका वैज्ञानिक नाम उसको और स्थानीय नाम में क्या बोलते हैं? कतला या भाकर बोलते हैं। यह कैसी मछली होती है? शाकाहारी होती है। कैसी होती है? शाकाहारी होती है। अंगली मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? चन्ना प्रजाति। क्या है? चन्ना प्रजाति। उसका कॉमन नेम क्या होता है या स्थानीय नाम क्या होता है? सोल होता है। और वह भोजन की प्रकृति कैसी होती है? मांसाहारी होती है। इसमें केवल एक मछली है जो शाकाहारी होती है। कौन सी? कतला कतला, जिसे कतला या भाकुर के नाम से जाना जाता है। ये है याद करने के लिए, आप इनको याद कर सकते हो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चंस क्या है? अब क्वेश्चन क्या है? बात करें अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रोगग्रस्त मछलियों के प्रमुख लक्षण लिखिए। जो रोगग्रस्त मछलियां हैं उनके प्रमुख लक्षणों को लिखिए। तो बताएं, इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जो रोगग्रस्त मछलियां हैं इनके क्या होते हैं? निम्नलिखित लक्षण होते हैं। बात करें लक्षण की। पहला पहला लक्षण क्या है? पंखों की किनारियों का सफेद पड़ जाना। इससे क्या होता है? इस रोग से पंख जो उसके मछलियों के पंखे होते हैं वो क्या होते हैं? किनारों से सफेद पड़ जाते हैं। मछलियों के पंखों के किनारे क्या हो जाते हैं? सफेद पड़ जाते हैं। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो पेट का असमान ढंग से निकल अथवा मुड़ निकल जाना। सॉरी, जो मछलियों का पेट है वह असमान ढंग से बाहर निकल आना। मतलब एक समान नहीं रहना, कहीं इधर को निकल जाना, कहीं उधर को निकल जाना। मतलब उनका पेट असमान ढंग से बाहर निकल आना। पहला पॉइंट क्या था? पंखों की किनारियों का सफेद पड़ जाना। दूसरा क्या है? पेट का असमान ढंग से बाहर निकल जाना। तीसरे पॉइंट की बात करें, चोट लग जाने पर फफूंदियों का संक्रमण होना। क्या होता है अगला पॉइंट? चोट लग जाने पर चोट लग जाने पर फफूंदियों यानी फंगस का संक्रमण होना। यदि मछली के कहीं भी चोट लग जाती है तो वह क्या होता है? उस स्थान पर फंगस या फफूंद लग जाती है। बात करें अगले पॉइंट की, गिलों का सड़ जाना। गिलो मतलब गलफड़े, जो गिल्स होते हैं मछलियों के, गिल्स जो गलफड़े होते हैं वह क्या करते हैं? उनसे ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया किससे होती है? गलफड़ों से होती है ना। जैसे मनुष्य में श्वसन की क्रिया किससे होती है? फेफड़ों से होती है। ऐसे ही मछलियों में श्वसन की क्रिया किससे होती है? गलफड़ों से होती है। तो क्या होता है? गलफड़ों का सड़ जाना। यदि गलफड़े सड़ जाएंगे जिससे मछलियां क्या करेंगी? श्वसन नहीं ले पाएंगी और मछलियां क्या हो जाएंगी? बीमार हो जाएंगी या मर जाएंगी। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? पंखों का फटना अथवा मुड़ जाना। पंख क्या होते हैं मछलियों के? फट जाते हैं अथवा मुड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? ठीक है, देखो, मछलियों के क्या होते हैं? पंखों का फटना एवं अथवा मुड़ जाना।
अगला पॉइंट क्या है? शरीर का पीला पड़ जाना। जो मछलियां हैं, रोगग्रस्त मछलियां हैं, उनके शरीर का क्या हो जाता है? मछलियों का रंग पीला पड़ जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, बार बार सतह पर आना। मछली क्या करती है? जो बीमार हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाती है, वह क्या करती है? पानी की सतह पर बार बार आती है। क्या होता है? पानी की सरफेस पर बार बार आती है। अगले पॉइंट की बात करें तो संतुलन बनाए रखने में कठिनाई। जो मछली है, रोगग्रस्त मछली है, वह संतुलन बनाए रखने में, उसके संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती है। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? अपर्याप्त विकास। जितना वृद्धि या विकास होना चाहिए, उसका वृद्धि या विकास नहीं हो पाता है। तो अगला पॉइंट क्या है? अपर्याप्त विकास होना। बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। कौन से? अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस कौन सा है? देखो, अगला क्वेश्चंस है हमारा, कतला मछली के कोई 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो कतला मछली है, उसके प्रमुख 5 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता क्या है? कतला मछली की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कतला मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कतला कतला होता है। यह कैसी मछली होती है? सर्वा सॉरी क्या बोलते हैं, शाकाहारी मछली होती है। कैसी होती है? शाकाहारी मछली होती है। तो इसकी विशेषताओं की बात करें, पहला, ये जल की सतह पर रहती है। जो कतला कतला मछली होती है, वह क्या होती है? जल की सतह पर रहती है। बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? मुख्य रूप से यह जंतु प्लवक को चाव से खाती है। यह क्या करती है? मुख्य रूप से जंतु प्लवक को यह बड़े चाव से खाती है। अगला बात करें, कतला अंगुलिका अवस्था में, कतला अंगुलिका अवस्था में सूक्ष्म जंतु प्लावक, छोटे कीड़े व कुछ मात्रा में जलीय वनस्पति को खाते हैं, जबकि बड़ी बड़ी मछलियों, कीड़ों के लार्वा, शैवाल व वनस्पतियों के टुकड़ों को खाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की। एक वर्ष में मछलियों का वजन 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम तक हो जाता है। जो कतला मछली है, वह एक वर्ष में कितना वजन हो जाता है? तो एक वर्ष में 1 किलोग्राम तक वजन हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है? देखो, देखो अगला क्वेश्चंस क्या है? मछली पालन, मछली पालन व्यवसाय की प्रमुख 4 समस्याएं लिखिए। यदि हम मछली पालन करते हैं तो उसमें 4 कौन-कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, उन समस्याओं के बारे में लिखिए या समझाइए। बात करें तो मछली पालन में निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। कौन-कौन सी? पहली, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण तालाबों का, जलाशयों जैसे जल क्षेत्रों का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। क्या पहला पॉइंट क्या है? बढ़ती जनसंख्या के कारण तालाब एवं तालाबों का क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है? दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। यह क्या है? मछली पालन की प्रमुख समस्या है। बात करें दूसरे पॉइंट की, मछलियों का मछलियों का संतुलित आहार के रूप में परिपूरक आहार की दी जाने वाली मात्रा का ज्ञान न होने से। जो मछलियों को संतुलित आहार के रूप में परिपूरक आहार दिया जाता है, उसकी मात्रा का ज्ञान ना होना, जो भी उसको मत्स्य पालन करता है। ठीक है, यह भी एक समस्या है। अगली समस्या क्या है? मछलियों में रोग फैलने वाले कारकों से सुरक्षा प्रदान करने में समस्या आती है। जो मछलियों में रोग हो जाता है, उनका कंट्रोल करने में या ट्रीटमेंट करने में समस्या आती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, अगली समस्या कौन सी है? मछलियों को उचित वातावरण में उचित प्रबंधन करना
आवश्यक होता है। मछलियों को क्या होता है? मछलियों को उचित वातावरण में उचित प्रबंधन करना आवश्यक होता है। ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे मछली पालन व्यवसाय की प्रमुख समस्याएं। ठीक है, तो आज यह हमारा यूनिट समाप्त। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। फिर तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।